हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का। तो हम पहले देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार का होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला आता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आज हम स्टडी करेंगे आयनिक बॉन्ड का। देखिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए आयनिक बॉन्ड जो होता है वो हमेशा मेटल आयन और नॉन मेटल आयन से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेटल आयन प्लस नॉन मेटल आयन, और मेटल जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर Na प्लस है और यहाँ पर Cl माइनस है, तो ये जो होगा मेटल होगा और ये होगा नॉन मेटल। और इसके वैलेंस सेल में, मेटल के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3। मेटल के हमेशा वैलेंस सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और नॉन मेटल आयन के वैलेंस सेल में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। तो मेटल आयनिक बॉन्ड को पहचानने के लिए हमेशा देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल अगर रहेगा, आपस में मिलकर अगर बना रहेगा, तो वहाँ पर हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है। तो देखिए यहाँ पर जो मेटल आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। मेटल आयन लूज इलेक्ट्रॉन, ये जो होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और जो नॉन मेटल आयन होता है, नॉन मेटल आयन ACCT एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि मेटल आयन तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो इसे ही आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल देखेंगे कैसे मेटल आयन और नॉन मेटल आयन आपस में जुड़कर बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। हम यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो देखिए Na का, सोडियम का, यानी कि एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n² के आधार पर हो जाएगा 2 8 1। और ये मेटल आयन है और यहाँ पर क्लोरीन का हो जाएगा 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n² के आधार पर हो जाएगा 2 8 7। यहाँ पर देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और इसका जो जो अष्टक कहते हैं वो पूर्ण हो जाएगा, तो जिससे स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेगा। तो इस आधार पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर मेटल आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ पर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा, तो ये आपस में आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसके बैलेंस सेल में लास्ट मेटल के हमने बताया था कि जैसे मेटल आयन जो होता है उसके लास्ट जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 2 या 3 होते हैं, और जो नॉन मेटल आयन होता है उसके वैलेंस सेल में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो ये आपस में आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। अब देखते हैं कि जो Na और Cl के बीच में मतलब कि बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है इसके बीच में, वेरी स्ट्रांग।
यानी कि एक दूसरे को आपस में बहुत ही स्ट्रांग फोर्स से आपस में बांधे रहते हैं। तो इसमें और इसे आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड को हम क्या कर सकते हैं? आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवायलेंट इसे इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इससे ये आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम होता है। अब हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे कि कैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब हम एग्जांपल लेंगे MgCl2 का। तो MgCl2 में देखिए यहाँ पर Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका 2n² के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 2। क्लोरीन का लेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और ये नॉन मेटल है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 और 7। और यहाँ पर एक और क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है MgCl2 में, तो इसका भी हो जाएगा 2, 8 और 7। तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा, एक इसको देगा और एक इसको देगा, तो ये आपस में स्टेबलाइज हो जाएंगे और आपस में आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो हो जाएगा MgCl2। तो इस आधार पर और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर Mg क्या है, मेटल आयन है, तो मेटल आयन जो भी इलेक्ट्रॉन अपना देता है यानी कि लूज करता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वहाँ पर रिडक्शन होता है। तो एक हम और एग्जांपल देखते हैं। MgO का, तो Mg इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा Mg का 12, तो इसका होगा 2, 8 और 2। और ऑक्सीजन का हो जाएगा 8 एटॉमिक नंबर, तो इसका होगा 2 और 6। ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ पर इसमें 2 और 8 हो जाएंगे, तो ये आपस में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पर ये मेटल है और यहाँ पे नॉन मेटल है। तो इस आधार पर हम पहचानते हैं कि कहाँ पर आयनिक बॉन्ड होगा और कहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड को हम आगे पढ़ेंगे। पहले आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? हमेशा मेटल प्लस नॉन मेटल। जब भी आपको आयनिक बॉन्ड को अगर पहचानना हो तो वहाँ पर देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल अगर रहेगा तो वहाँ पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ मेटल टू वैलेंस शेल ऑफ नॉन मेटल, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है फ्रॉम मेटल यानी मेटल से नॉन मेटल की ओर। तो यहाँ पर क्या होगा? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसका डिफिनेशन होगा। अब हम देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो होता है वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए Na प्लस और Cl के बीच में वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी होता है इसका फिजिकल स्टेट। तो इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड होता है, यानी कि हमेशा सॉलिड होता है। अब देखेंगे इसकी एक और प्रॉपर्टी के बारे में। तीसरा होता है इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट
और हाई बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा होता है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से जो करंट होता है पास करता है, और इलेक्ट्रिक करंट तभी पास होगा जब ये मेल्टिंग, मतलब कि जब मेल्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिक, यानी कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मेल्टिंग स्टेट, यानी कि मेल्टिंग स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिक को कंडक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने पूरी प्रॉपर्टी पढ़ ली है आयनिक बांड का। अब हमको उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से आयनिक बांड समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, उसमें हम बताएंगे कोवैलेंट बांड क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।